नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प। तो दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इंडियन पेंटिंग के बारे में, यानी कि भारतीय चित्रकला के बारे में। भारतीय चित्रकला का ये दूसरा वीडियो यानी कि भाग 2 है। हमने पिछले बिंदुओं में जो है भारतीय चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उन विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जाना था धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंतः प्रकृति से अंकन और इसके साथ ही साथ कल्पना, प्रतीकात्मकता और आदर्शवादिता के बारे में चर्चा किए थे, बात किए थे। और आज के क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन, लाइन एंड कलर, ऑर्नामेंटेशन, आर्टिस्ट नेम, बेस्ड ऑन लिटरेचर और कॉमन कैरेक्टर। ये जो आपके जो 6 विशेषता हैं, इन 6 के बारे में हम आज के क्लास में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप नंबर 6 में लिखिए। जहाँ तक आप उस वीडियो से नोट्स बना लिए थे उसके बाद 5 बिंदु आपने उसमें लिखा था। 6ठा बिंदु में लिखेंगे एक्सप्रेशन यानी कि मुद्राएं। इसे आप हाव भाव भी कह सकते हैं। नंबर 6 में आपको लिखना है कि भारतीय चित्रकला, मूर्ति कला एवं नृत्य कला में, तीनों कलाओं में, क्योंकि हम इंडियन आर्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन पेंटिंग के अंतर्गत हम चूंकि पेंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कला के अंतर्गत सारी कलाएं समाहित हो जाती है, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या फिर नृत्य कला हो। इन तीनों कलाओं में एक्सप्रेशन का जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है इंडियन आर्ट में। आकृति की रचना कलाकार ने यथार्थ की अपेक्षा भाव अथवा गुण के आधार पर की है। इसके पहले जब हम आइडियोलॉजी पढ़ रहे थे, यानी कि आदर्शवादिता पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था आपको कि इंडियन जो आर्टिस्ट है वो भाव प्रधान चित्र बनाते थे, यानी कि यथार्थ प्रधान नहीं बनाए हैं। जो चित्रों का जो भाव होना चाहिए उन भावों को अपनी पेंटिंग में दिखाने का प्रयास किया गया है। उसी तरह हम एक्सप्रेशन में देखते हैं कि भरत मुनि, आप सभी जानते होंगे कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अभिनव प्रकरण में, यानी कि नाट्य शास्त्र में एक अध्याय है जिसका नाम है अभिनय। तो अभिनय प्रकरण में जो है वो अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण वो बताए हैं। यानी कि भरत मुनि के द्वारा जो है बहुत सारे एक्सप्रेशन के बारे में भी हमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसमें ध्यान, विचार, संकेत, उपदेश, क्रोध, प्रेम, इन सभी भावनाओं को जो है बेहद तरीके से कैसे हम एक्सप्रेशन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा ध्यान को, विचार को, किसी संकेत को, किसी उपदेश को, क्रोध को या फिर प्रेम को हम कैसे दिखा सकते हैं। इन सभी का जो है सभी चित्रों को बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इन सभी मानवीय भावों को बहुत ही स्वाभाविक रूप में दर्शाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो अजंता चित्र शैली में दर्शित आकृतियाँ अपनी भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। इस वीडियो के थंबनेल में जो मैंने पेंटिंग का प्रयोग किया है वो पेंटिंग अजंता की गुफा से ही लिया गया है। वो पेंटिंग आपके है भगवान बुद्ध के एक रूप पद्म पाणि का चित्र है, जिसमें आप देखेंगे कैसे एक बहुत कम रेखाओं के द्वारा कैसे सुंदर भावों का जो है अंकन किया गया है। आप अजंता की पेंटिंग यदि आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको अजंता के बहुत सारे चित्र देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही बारीकी से भाव प्रधान चित्रों का अंकन किया गया है। अजंता के हम आगे बढ़ते हैं तो और भी जो भी कालखंड भारत में है, चाहे वो मुगल काल हो, राजपूत काल हो, पाल शैली हो, सब में जो है हमें बहुत ही सुंदर भाव रूप का समावेश देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडियन पेंटिंग की जो चित्र बनाने की जो विशेषता है उसका एक्सप्रेशन यानी कि उसका भाव है। चलिए इसके बाद आप लिखिए 7वें नंबर में
लाइन एंड कलर, यानी कि रेखा तथा रंग। भारतीय चित्रकला हमेशा से रेखा प्रधान ही रही है, उसमें गति है। रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकारों ने चित्रों में बड़ी ही कुशलता से दर्शाए हैं। आकृतियों में सपाट रंग का प्रयोग किया गया है। यानी जब हम भारतीय चित्रकला की विशेषता देखते हैं तो हमें एक और चीज़ देखने को प्राप्त होती है, और वह है कि भारतीय चित्रकला हमेशा से रेखा प्रधान रही है। यानी कि इसमें लाइन ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। रेखाओं के द्वारा ही जो बाह्य सौंदर्य के साथ है, जो सुंदरता जो होती है उसे रेखाओं के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। रेखाओं से ही चित्रकार चेहरे के हाव भाव को, चेहरे के गंभीर भाव को, खुशी को सब बहुत ही कुशलता से दर्शाए हैं। और सभी चित्रों में सपाट रंग यानी कि फ्लैट रंग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगली विशेषता आप देखेंगे ऑर्नामेंटेशन, यानी कि अलंकारिकता। भारतीय कला में हमें अलंकरण का भी अत्यधिक महत्व दिखाई देता है। अलंकरण यानी क्या पढ़ते हैं, सजावट। भारतीय जो चित्रकार जो होते थे वो क्या करते थे, चित्र बनाने के उपरांत उसको बहुत ही बारीकी से चित्रों को सजाते भी थे। क्योंकि भारतीय चित्रकला में क्या है, हमें अलंकरण का भी बहुत अधिक महत्व दिखाई देता है। भारतीय कलाकारों ने जो है सत्यम शिवम के साथ सुंदरम की भी कल्पना की है। यानी आप सभी जानते होंगे सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों रूपों को मिला करके एक भारतीय चित्रकार जो है चित्रों का निर्माण करता है। यानी कि वो सत्य को तो चित्रित करता ही है, वो सुंदर ही बनाता है, और सुंदर के साथ साथ एक आदर्श रूप में भी उसे दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय चित्रकार जो है या भारतीय चित्रकला की जितनी भी शैलियाँ हैं सब में हमें अलंकरणों का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हमें दिखाई देता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मुगल कालीन चित्र शैलियों में हमें हाशियों पर फूल, पत्तियों, पशु पक्षियों का अलंकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में अलंकृत चित्रावलियाँ भी हमें मिलती है, जिसमें छतों में अलंकरण प्रमुख है। यदि आप मुगल काल के जो मिनिएचर पेंटिंग को आप देखेंगे तो देखेंगे कि चित्रों में जो है बहुत ही बारीकी के साथ पूरे बॉर्डर पर फूल, पत्ती, पशु पक्षी का अंकन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। उसी तरह जो अजंता की गुफाएं थी, अजंता की गुफाओं में दीवारों पर चित्र तो बनाए गए हैं, जो उसकी छत थी छत के ऊपर भी बेहतरीन चित्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें जो है अलंकरण बहुत ही प्रमुख है। यानी अजंता में चित्रकार क्या कर रहे हैं, चित्र तो बना दिए, चित्र बनाने के उपरांत जो जगह खाली बच जाता था उसमें भी बहुत ही सुंदर ढंग से अलंकरण का काम करते थे। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता में हम ये भी देखते हैं कि उसमें अलंकरण की भी बहुत विशेषता रही है। एक और बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत यूनिक एक खूबी है जो कि केवल हमें भारतीय चित्रकला में दिखाई देती है, वो आपका है आर्टिस्ट नेम, यानी कि कलाकारों के नाम। प्राचीन काल के यदि कलाकारों ने जो अपनी कृतियों में अपने नाम अंकित नहीं किए हैं, आप पुराने ज़माने की जितने भी कलाकृतियाँ देखेंगे आप पाएंगे कि किसी भी कलाकृति पर किसी भी कलाकार का नाम दर्ज नहीं किया गया है। यानी कि अमुक कलाकृति कौन कलाकार बनाया, कहाँ का था, वो नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। बस उस चित्र को देख करके हम कालखंड से अनुमान लगाते हैं कि ये चित्र इस कालखंड का बना हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई मूर्ति प्राप्त होती है, यदि वो मूर्ति सैंडस्टोन की बनी है यानी कि लाल बलुआ पत्थर की बनी है और उस पर चमकदार पॉलिश की गई है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि यह चित्र मौर्य वंश की बनी हो सकती है, क्योंकि किसी भी चित्र पर न उस कालखंड का अंकन मिलता है और न ही
कलाकारों के नाम का अंकन किया गया है, जो कि भारतीय चित्रकला की आप कह सकते हैं बहुत ही प्रमुख विशेषता है। यानी कि किसी भी चित्र पर कोई चित्रकार अपना नाम नहीं लिखता था। कब तक नहीं लिखा? प्राचीन काल में। लेकिन जैसे ही कालखंड चेंज हुआ, यानी कि जब हम राजस्थानी पीरियड में आते हैं, राजस्थानी चित्र शैली को देखते हैं, तो हम उसमें पता चलता है कि किसी किसी चित्र पर कहीं कहीं कलाकार ने अपने चित्र पर अपना नाम अंकित किया है। इसीलिए जब हम राजस्थानी चित्र शैली को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय कौन कौन चित्रकार थे। जब आप राजस्थानी चित्र शैली पढ़ेंगे तो कलाकारों के नाम भी हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि उस चित्र पर कलाकार अपने नाम अंकित किया है, यानी कि दर्ज किया है। लेकिन उससे पहले जितना भी कालखंड था, चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त काल हो, शुंग काल हो, किसी भी कालखंड में किसी भी कलाकृति पर कोई भी कलाकार अपना नाम दर्ज नहीं किया है। इसके बाद राजस्थानी चित्रकला के बाद जो मुगल जो वंश आते हैं, तो मुगल शैली में तो आप कह सकते हैं कि कलाकार के नाम तो है ही, प्रत्येक चित्र पर कलाकार अपना नाम लिखा है। नाम के साथ साथ उस चित्र में जो है और कितने कलाकारों ने रंग भरे, रेखांकन किसने किया, पेपर किसने तैयार किया, उन सभी का नाम हमें देखने को मिलता है। यानी जो आर्टिस्ट नेम है, ये एक सबसे बड़ी विशेषता आपके इंडियन पेंटिंग की। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, एक कालखंड में हमें कोई सूचना नहीं मिलती है कि किसने चित्र बनाया, किस कालखंड का है, कैसे बनाया, कोई सूचना नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं आपके राजस्थानी कालखंड में, तो राजस्थानी चित्र शैली में हमें कहीं कहीं कलाकारों के नाम चित्रों पर मिलने लगते हैं। लेकिन जैसे मुगल शैली की हम आगे बढ़ते हैं, तो मुगल शैली में हम देखते हैं कि कलाकारों के नाम तो लिखे ही हैं, कलाकारों के नाम के साथ साथ उस चित्र में और कितने चित्रकारों ने रंग भरे, उन सबका नाम है। पेपर किसने तैयार किया, उसका भी नाम है। उस पेपर पर स्केच किसने किया, उसका भी नाम उसमें दर्ज हमें मिलता है। क्योंकि मुगल शैली के बारे में कहा जाता है कि उसमें जो है स्केचिंग कोई और करते थे, रंग कोई और करते थे, फिनिशिंग का काम कोई और करते थे, और आउटलाइनिंग का काम किसी और के द्वारा किया जाता था। यानी कि जो कलाकार जिस कला में माहिर था, उसे वही काम करने के लिए दिया जाता था। मान लीजिए कि आप स्केच बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कलर नहीं कर पाते हैं, तो आपसे बस स्केच का काम कराया जाएगा। यदि आप केवल पेंट अच्छा करते हैं तो आपको पेंट का काम दिया जाएगा। यदि आप बारीकी से कोई अंकन करते हैं तो वो काम आपको दिया जाएगा। और उसमें जो है जो नाम लिखने का जो काम था, यानी जिसे हम टाइपोग्राफी या कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी करने के लिए भी अलग से चित्रकार आते थे। यानी कि उतने सारे चित्रकारों की मदद से एक चित्र तैयार होता था। इसीलिए जो है मुगल काल के जो चित्र हैं उसमें बहुत सारे कलाकारों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिस्ट नेम के बाद आप देखेंगे बेस्ड ऑन लिटरेचर, यानी कि इंडियन पेंटिंग जो है क्या है, वो साहित्य पर भी आधारित रही है। भारतीय चित्रकला साहित्य पर भी आश्रित रही। चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य कथा के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया है। इंडियन पेंटिंग के आप लगभग जितने भी चित्र देखेंगे तो एक चीज बहुत उसमें कॉमन आपको दिखाई देता है कि जो चित्र के जो विषय वस्तु हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी साहित्य से, किसी न किसी काव्य से लिए गए हैं। जैसे कि अजंता के गुफा के हम चित्रों को देखें तो हम पाते हैं कि अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से चित्र लिए गए हैं। उसी तरह आप राजस्थानी चित्रकला के चित्रों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जितने भी आपके कृष्ण लीला से संबंधित जो घटनाएं थी वो सब कृष्ण की कथाओं से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया। उसी तरह मुगल काल में भी, मुगल काल में वहाँ के राजा महाराजाओं का चित्रण तो हुआ ही, साथ ही साथ रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इन सभी काव्य का भी अंकन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं भारतीय चित्रकला में कि वो लिटरेचर पर आधारित है, यानी कि साहित्य पर आधारित है। साहित्य से कहानी को लेकर के
चित्रकारों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया जाता था। एक और लिख लीजिए आप, जो कि अंतिम है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि ये जो खूबी हमें बाकी किसी अन्य चित्रकला में दिखाई नहीं देती है, और वो आपका होता है कॉमन कैरेक्टर, यानी कि सामान्य पात्र। इंडियन पेंटिंग की ये भी एक खासियत रही है, खास ये भी एक खूबी रही है कि इसमें सामान्य पात्रों को स्थान दिया गया है। आप इसमें लिखेंगे भारतीय कला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप में विकसित हुआ है, जबकि पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशिष्ट का महत्व बहुत अधिक रहा है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इंडियन पेंटिंग में जो कॉमन कैरेक्टर यानी सामान्य पात्र हैं उन सभी का अंकन देखने को हमें मिलता है। इसका सबसे बढ़िया हम उदाहरण की बात करें तो आपका पटना कलम हो सकता है। पटना कलम के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लेंगे। पटना कलम जो है क्या है, पटना कलम में इसकी खूबी ही रही है कि वो कॉमन कैरेक्टर का उसमें अंकन किया था, कि जो सामान्य पात्र थे उन्हीं का अंकन पटना कलम में किया गया है। जब हम वेस्टर्न आर्ट की बात करते हैं, जब हम पाश्चात्य कला की ओर देखते हैं तो वहाँ में दिखाई थे कि वहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे बस उन्हीं का अंकन किया जाता था, उन्हीं का चित्र बनाए जाते थे। जैसे कि आप गोथिक की कला ले लीजिए, बेंजाइन की कला ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे बस ईसा मसीह और ईसा मसीह से संबंधित जितने भी लोग थे बस उन्हीं का अंकन किया गया है। लेकिन भारत में इससे अलग, यानी कि देवी देवताओं का अंकन तो हुआ ही है, उनके साथ ही साथ जो कॉमन कैरेक्टर थे, जो सामान्य पात्र थे, उनका भी अंकन बहुत ही बारीकी से बेहतर ढंग से भारतीय चित्रकला में किया गया है, जो कि इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 11 बिंदुओं का चयन किया था। यदि इन 11 बिंदुओं को आप याद रखते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप बेहतर तरीके से इन 11 बिंदुओं को आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, क्योंकि विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो 11 मैंने आप सभी के लिए चुना था जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसमें से आप इतना याद रखेंगे ताकि परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर अंक प्राप्त करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम आपके बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के बाकी जो यूनिट हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।